अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। कल हमने बात की थी फोर्स पर और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पर। 3 लॉज हमने डिस्कस किए थे और बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। आई होप अब आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप फोर्स को डिफ़ाइन कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। और इसी तरह न्यूटन जो कि पायनियर है फोर्स का और जिसने फोर्स पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, उस के जो लाज है 3 उनको भी आप समझ गए होंगे। बहरहाल फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का, क्लास 9th का, वो है वेट। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है वेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी, द फोर्स विद विच, ठीक है जी, विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। जी एक बात तो इधर से क्लियर हो गई कि एक्चुअली वेट क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स। वेट इज अ फोर्स। अगर जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम शुरू में ये लिखते हैं द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। ये वो कुव्वत है, वो फोर्स है कि जिस फोर्स के साथ ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को, किसी जिस्म को अपने मरकज़ की जानिब अट्रैक्ट करती है, खींचती है। अगर मैं अपने वेट की बात करूं तो मेरा वेट क्या है? मेरा वेट वो है कि जो मेरा मास है, इस मास को ये इस ज़मीन की मरकज़ यानी कि सेंटर अपनी जानिब किस एक्सेलरेशन के साथ, किस फोर्स के साथ, फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जिस फोर्स के साथ ये अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम आगे जाकर चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बहरहाल वेट इज़ अ फोर्स। वेट इज़ अ फोर्स। ये वो फोर्स है कि जिस फोर्स के साथ ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपने मरकज़ की जानिब खींचती है, अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ। ठीक है जी। अगर इसका फॉर्मूला हम लिखें तो ये कुछ इस तरह बनता है, W इज इक्वल टू mg। अब आप हैरान होंगे कि ये mg, W इज इक्वल टू mg के बराबर क्यों आया, ये कहाँ से आया? तो इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप इधर देखें जी, हमने शुरू में कहा कि वेट इज व्हाट? वेट इज अ फोर्स, एन अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट रिपल्सिव, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है जी। तो फोर्स, ये फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो फोर्स से अब मैं वेट को किस तरह डिराइव करता हूँ? अब आप देख सकते हैं फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। जब F इज इक्वल टू ma तो हेयर ये जो एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये अर्थ, ये ज़मीन अपने मरकज़ की जानिब, सेंटर की जानिब जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है उसको हम वेट कहते हैं। ये इसका मास है। ठीक है जी। जब ये इसका मास है तो ज़मीन इसको किस एक्सेलरेशन के साथ अपने मरकज़ की जानिब खींचेगी? उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। तो इधर यही फोर्स क्या बन गया? आप देख सकते हैं जी, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को, इस गेंद को अपने सेंटर की जानिब जब खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। और वो किस एक्सेलरेशन के साथ अट्रैक्ट करती है? ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, जो कि 9.8 बनती है एट द सरफेस ऑफ द सी लेवल। अच्छा जी, हियर अगर इसी F में मैं वैल्यूज डालूं, इधर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको ज़मीन खींचती है अपने सेंटर की जानिब, उसकी वैल्यूज डालूं तो M तो वही M है, जबकि A इधर क्या है? AG के बराबर है इन केस ऑफ द फ्री फॉल मोशन या इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ए की जगह में क्या डालूंगा? इधर दोनों एक्सेलरेशंस है। ये क्या है? ये लीनियर एक्सेलरेशन है। और ये क्या एक्सेलरेशन है? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सिर्फ ये फर्क है।
ठीक है जी। तो इस ए की जगह में क्या डालूंगा, ए की जगह में ग्रेविटी को डालूंगा, तो F क्या बन जाएगा जी, F बन जाएगा mg। तो इधर हम क्या कहते हैं जी, सबसे पहले हमने यही कहा है कि वेट क्या है, वेट इज इक्वल टू फोर्स, वेट फोर्स है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो फोर्स, उस फोर्स से एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला वजूद में आया जो कि mg के बराबर है, और ये mg किस चीज़ के बराबर है, ये उसी वेट के बराबर है, क्योंकि फोर्स एंड वेट आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी। जब a g के बराबर होगा, कब बराबर होगा, जब ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब अट्रैक्ट करेगी और विद अ सर्टन एक्सेलरेशन, एक खास एक्सेलरेशन के साथ, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, g कहते हैं, तो इस केस में वही फोर्स वेट बन जाती है। ठीक है जी। अच्छा, दिस इज कॉल्ड वेट। वेट वेरीज, ये जो वजन है, वेट है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस मास के, उस ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट को आप कहां पर रखते हो, जमीन के ऊपर है, सरफेस पर है, या इस ऑब्जेक्ट को आप जमीन से उठाते हो कई 100 किलोमीटर ऊपर, फिर ऊपर, आप जितना ऊपर जाते जाएंगे तो ये जी की वैल्यू, ये जो जी की वैल्यू है, ये वैल्यू ये चेंज होती चली जाएगी। अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर आप बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी क्या है जी, सरफेस ऑफ द अर्थ पर, सरफेस ऑफ द अर्थ से मुराद सी लेवल पर हम कैलकुलेट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप मजीद ऊपर चलते जाएंगे तो ये ग्रेविटी क्या होती जाएगी, ये कम होती जाएगी जी, 9.5, 9 क्या होगी 3, 9 वगैरह वगैरह, मैं अपनी तरफ से ये वैल्यूज ले रहा हूँ, 9.1 और फिर 8.1, और इसी तरह ये चलती चली जाएगी। ऑन द सरफेस ऑफ द मून इसकी वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि g विद एल्टीट्यूड, विद हाइट, बुलंदी के साथ g क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। मास कांस्टेंट है, मास वही रहेगा, चेंज किस चीज में आएगा, चेंज ग्रेविटी में आएगा। ग्रेविटी में क्यों आएगा, पोजीशन चेंज हो रहा है। जो जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है वो भी चेंज होती चली जा रही है। जितना ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के करीब होगा उतना उसका वज़न ज़्यादा होगा, मीन्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी उस पर, उसको ज़मीन ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी। और जो जो ये इससे दूर होता चला जाएगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से वेट भी कम होती चली जाएगी। वेट ज़्यादातर इस ग्रेविटी, बल्कि तकरीबन इस ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, वज़न भी वेरी करता है। लेट सपोज मेरा वेट, मेरा वज़न इधर फॉर एग्जाम्पल 70 kg है, kg में तो हम वेट नहीं लेते, न्यूटन में लेते हैं, बहरहाल आपको समझाने के लिए 70 न्यूटन है। चलिए जी, अगर मैं ऊपर जाऊंगा ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मैं वजन को कैलकुलेट करता चला जाऊं, या ऑन द सरफेस ऑफ माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उधर मैं अपना वेट करूंगा तो 70 नहीं होगा जी, मेरा वजन 70 से 50 पर आ जाएगा, 20 लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर ग्रेविटी कम हो रही है, ग्रेविटी में कमी आई, पोजीशन चेंज हुआ, वजन भी चेंज हुआ। तो वेट इज एक्चुअली अ क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जमीन के सरफेस के साथ साथ हम उस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो उसकी पोजीशन क्या बनती है। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट द वेट। सो वेट, इसका फॉर्मूला तो आपको पता चला जी, mg बराबर है, mg के बराबर क्यों है, क्योंकि वजन फोर्स के बराबर है। इधर हमने कहा वजन फोर्स के बराबर, जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये फोर्स किस चीज के बराबर, ये देखिए जी, फोर्स ma के बराबर। जब इसको F इज इक्वल टू m और a की जगह जब मैं क्या पुट करूं, g, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी बात हो रही है, तो ये mg बन गया। तो और F क्या बन गया, mg, और इधर F ma की बजाय mg बन गया। तो F की जगह, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू F की जगह मैं क्या लिखूंगा, mg। F इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। आई होप इट विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन योर माइंड। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत ही ईजी है।
और आगे न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह जब आएंगे तो ये मज़ीद आसान होता चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें कुछ फोर्सेस भी होती हैं। लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इधर पड़ा है, इसको मैं इधर से जोड़ता हूँ तो इसका वज़न क्या है जी? इसका वज़न लेट सपोज 5 न्यूटन है। 5 न्यूटन क्यों है? क्यों इस मार्कर को ज़मीन अपनी जानिब खींचती है जिस फोर्स के साथ, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इसका वज़न बोलते हैं। ठीक है जी, ये इसका वज़न हुआ। लेकिन इधर कुछ रेजिस्टेंसेस भी है, एयर रेजिस्टेंस, हवा की मुज़ाहिमत, जो कि इसके वज़न में लॉस का सबब बनती है, लेकिन उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, बहुत थोड़ा होता है। सो देयरफॉर उसको आप नज़रअंदाज करें। ठीक है जी। फॉर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड फॉर द एक्यूरेट कैलकुलेशन आप उसको ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रेविटी की भी बात हो गई, और लेट सपोज नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है? लीनियर मोमेंटम जी, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, व्हाट इज अ मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम? मोमेंटम क्या है या लीनियर मोमेंटम से क्या मुराद है? इसी चैप्टर नंबर 3 में आपका नेक्स्ट टॉपिक ये बनता है। ठीक है जी। सो इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप साथ साथ समझते चले जाएंगे और क्वेश्चंस भी नोट करते चले जाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप क्वेश्चंस पूछ सके। ठीक है जी। अच्छा जी, लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम। और इन सिंपल वर्ड्स इसको हम मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह भी, लेकिन इधर हम लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। व्हाट इज मोमेंटम? सिंपल अल्फाज में अगर हम इसको लिखें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लीनियर स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है जी। अगर स्पीड को हम लीनियर कर दे, उसको डायरेक्शन दे दे, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बन जाती है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा जी, एक बात आप नोट करें, इधर आपके बुक की डेफिनेशन में और जो मैं डेफिनेशन लेकर आऊँ उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बोथ आर समहाउ द सेम, दोनों ठीक है। ठीक है जी, एक ही मीनिंग जो है ना वो डिलीवर कर रही है, कन्वे कर रही है। इसको हम इस तरह लिखते हैं। अच्छा जी, मोमेंटम को हम पी से जाहिर करते हैं, ये एक लीनियर क्वांटिटी है। ठीक है जी, ये एक वो वेक्टर क्वांटिटी है। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये इन दो चीज़ों पे जी ये डिपेंड करता है। अब मास क्या है? मास है, मास को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए, और वी क्या है? वी वेलोसिटी है, यह लीनियर स्पीड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे लाइन में जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं, या आपकी जो स्पीड होती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है जी, जो कि डायरेक्शन है। अच्छा, P इज इक्वल टू एम वी। अब इस का यूनिट भी हम डिराइव कर लेते हैं। चलिए, यूनिट पे बात पे आते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एम एक ऑब्जेक्ट, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? 5 किलोग्राम है, और उसकी वेलोसिटी क्या है? वो है 5 मीटर पर सेकंड। अब इधर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं नहीं चढ़ता, और इसका मोमेंटम मैं कैलकुलेट करता हूँ। P इज इक्वल टू एम वी इसका फॉर्मूला है। जब इसमें मैं इसके वैल्यू को पुट करूँगा तो m मेरे पास 5 है और v भी 5 है, तो इसके आपके पास आ जाएगा 5 5 25। ठीक है जी, यूनिट की बात आ गई। यूनिट में बाद में इधर लिखता हूँ कि यूनिट इसका क्या आएगा, उसको आखिर में डिस्कस करते हैं। इसका मोमेंटम बन गया जी क्या? 25। ठीक है, मैं इधर इसका यूनिट लिख लूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब एक और सिनेरियो है कि जिसमें मास आपके पास क्या है? वो 10 kg है, और इसकी स्पीड वही है जी, स्पीड को हम नहीं चढ़ते, वही 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका मास 5 kg है, और वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस केस में अगर इसके हम मोमेंटम की बात करें तो ये क्या बनेगा जी? P इज इक्वल टू एम वी। तो m की जगह हम लिखेंगे जी क्या? 10, और v की जगह हम क्या लिखेंगे? 5। तो आपका जो मोमेंटम बनेगा वो 50 kg मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मोमेंटम बढ़ा। इधर आपका मोमेंटम 25 kg, इधर आपका मोमेंटम 50 kg। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 kg है
और वो मोशन में है, हरकत में है, और वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 25 kg मीटर पर सेकंड बन रहा है। इसको रोकना निस्बतन आसान है। इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रुक जाएगा और कंपैरेटिवली इजीली रुक जाएगा। और अगर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है और उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी मोमेंटम इधर आप देख सकते हैं 50 kg पर मीटर पर सेकंड आपके साथ मोमेंटम आता है। तो ये इस ऑब्जेक्ट को जिसका मोमेंटम 50 kg पर मीटर पर सेकंड है, इसको रोकना निस्बतन आसान है। सो द ग्रेटर द मोमेंटम, अगर मोमेंटम ज्यादा है, द ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। याद रखें, एक ऑब्जेक्ट अगर उसका मास क्या है, वो जितना भी ज्यादा हो, लेट सपोज 1000 kg है, बहुत बड़ा मास है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, 0। इसको रोकने के लिए 0 फोर्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना जी। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेट सपोज 10,000 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसका मास क्या है, वो नेग्लिजिबल है, 0.00001। तो इसका मोमेंटम क्या आएगा, बहुत ही कम वैल्यू आएगी। उसको स्टॉप करने के लिए उसको कम फोर्स की जरूरत होगी। आप देख सकते हैं, ये तो मोमेंटम की बात हुई। इसकी यूनिट पे मैं आता हूं बाद में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट सपोज एक ट्रक है और वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस तरफ आ रहा है। मैं आगे चलता हूं और उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता हूं, तो क्या वो ट्रक रुक पाएगा? नहीं जी, वो तो बहुत आहिस्ता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी तो बहुत ही कम है, उसको तो रुकना चाहिए। हाँ जी, उसकी वेलोसिटी तो कम है, लेकिन उधर उसका वेलोसिटी तो उसकी कम है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ट्रक का मास कितना है जी, 10,000, लेट सपोज 10,000 किलोग्राम। तो ये क्या बन गया जी, तो 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बन रहा है। बहुत ज्यादा मोमेंटम बढ़ रहा है, किस वजह से, मास के बढ़ने की वजह से। अगर स्पीड उसकी कम है, वेलोसिटी कम है, लेकिन उसका मास बहुत ज्यादा है और उसको मैं रोकने की कोशिश करूंगा, तो द ग्रेटर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ये ज्यादा है। याद रखिए, ये मोमेंटम सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, दोनों पे डिपेंड करता है। अगर एक ज्यादा है दूसरा कम है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, कम आएगा। अगर एक कम है दूसरा ज्यादा है तो भी इसका मोमेंटम क्या आएगा, प्रोडक्ट उसका कम आएगा। अगर दोनों ज्यादा है तो उसकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आएगा और मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। इस वजह से 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक ट्रक आ रहा है, उसको मैं स्टॉप करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको स्टॉप करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो कम है, लेकिन उसका मास ज्यादा है, दोनों को मल्टीप्लाई करें मोमेंटम ज्यादा बन रहा है। इसी तरह से अगर वही ट्रक है और वो 5 मीटर पर सेकंड की बजाय 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और मास भी वही ज्यादा है 10,000 kg से, तो इसको रोकना क्या है, इसको रोकना बहुत ही फिर मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम और भी बढ़ गया है इसकी स्पीड की वजह से, रफ्तार की वजह से, वेलोसिटी की वजह से। नाउ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ मोमेंटम, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्टॉपिंग फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। याद रखें, जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उसमें काम करने की सलाहियत भी ज्यादा होगी। ये अलग एक टॉपिक है, इस पर भी हम डिटेल से बात कर सकते हैं। उतना ये ज्यादा फोर्स भी अप्लाई करेगा। आपने देखे होंगे क्रिकेट मैच में बाज जो आपके खिलाड़ी हैं वो भारी भरकम होते हैं, उनकी मास बहुत ज़्यादा होती है। जब वो दौड़ते हैं 1 रन के लिए, तो वो अपना बैट जब रखते हैं और दूसरे के लिए आते हैं तो वो रुक नहीं पाते, उनके लिए रुकना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा है और उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, और जब उसको रुकने के लिए ज़्यादा फोर्स दरकार होती है और वो अपने पाँव पर उतना फोर्स रोकने के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। जब वो इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाते तो वो आहिस्ता, तो वो स्टॉप नहीं हो पाते और दूसरे रन के लिए उन्हें मुड़ने में मुश्किलात पैदा होती है। इसी तरह से आप एक बुलेट की मिसाल ले लें। एक गोली है, ठीक है जी, बुलेट। ये बुलेट, इसकी मास क्या है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम। अगर इसको हम किलोग्राम में कर ले तो 1000 पे हम डिवाइड करेंगे तो 0.0001 शायद यही बनता है, बिल्कुल आई थिंक यही बनता है। ठीक है जी, 0.0
1 बनता है, सही है, 0.01, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 0.01 इसका क्या बनता है, मास केजीज में। अब गोली तो बहुत ही छोटी है, 10 ग्राम की है, लेकिन वो इतने ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करता है कि अगर आप उसके सामने एक ईंट को रख दे तो उस ईंट को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। क्यों? मास बहुत ज़्यादा है लेकिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। मास कम है, सॉरी 10 ग्राम है, लेकिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है और वो जो ईंट होती है वो उसको उतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो उस पर ये वर्क करता है और उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। तो प्रोडक्ट उसका बढ़ जाता है। मास कम है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और स्पीड जो बहुत ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो ज़्यादा क्या बनाता है, वो ज़्यादा मोमेंटम को जनरेट करता है, जिसकी वजह से उस गोली को रोकना आसान नहीं होता। और आपने देखा होगा, लेट सपोज अगर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन ले और वो गोली उसको लगे तो वो बच तो जाएगा, लेकिन उस पर इतना प्रेशर और फोर्स ही अप्लाई करेगा ड्यू टू इट्स हाई मोमेंटम। हाई मोमेंटम किस वजह से? हाई स्पीड, नॉट हाई मास, ठीक है ना जी, दोनों के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा। तो हाई मोमेंटम की वजह से वो इस पर इतना प्रेशर अप्लाई करेगा कि ये कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। हो सकता है ये हॉस्पिटलाइज भी हो जाए। उतने ज्यादा वो प्रेशर इतना ज्यादा क्यों पड़ रहा है? बिकॉज मोमेंटम बहुत ज्यादा है। उसको स्टॉप करने के लिए वहां से ज्यादा फोर्स चाहिए होता है और वो फोर्स आपका बॉडी प्रोवाइड नहीं कर पाता और आज साथ में पीछे भी गिर जाते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है कि मोमेंटम में प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट मैटर करता है। सिर्फ एक चीज ज्यादा है, दूसरा बहुत कम है, प्रोडक्ट कम आएगा, मोमेंटम भी निस्बतन कम होगा। अच्छा, अब मैं इसके यूनिट पर आता हूं कि मोमेंटम का यूनिट क्या है, और आपके बुक में उसके जो यूनिट है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना उससे परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या है, ये कहाँ से आ गया न्यूटन सेकंड। उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इधर जी, यूनिट कहाँ से हम डिराइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास का सिस्टम इंटरनेशनल में क्या यूनिट है जी? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या है जी? मीटर पर सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा जी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किस चीज़ का यूनिट है जी? ये मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का यूनिट है। अब इस लीनियर मोमेंटम के यूनिट को हम यू भी लिखते हैं। देखिए जी, किलोग्राम को मैंने किलोग्राम लिखा, मीटर को मीटर, और सेकंड चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, लेकिन मैंने इसको लाइन कर इस तरह ड्रा करे या इस तरह करे, आपकी मर्जी, मीटर पर सेकंड। अब मैं खुद से सेकंड मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और सेकंड डिवाइड भी कर रहा हूं, कर सकता हूं। जो अमल में न्यूमिनेटर में कर रहा हूं वही अमल में डिनोमिनेटर में भी कर रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि सर किस तरह आपने किया, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा, फर्क क्यों पड़ेगा भाई? इधर देखिए आप, सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, ये कट करके क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 इधर मल्टीप्लाई के वही चीज़ आ जाएगी। तो s बाय s में लिख सकता हूँ, 4 बाय 4 कट होके एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होकर फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो इस वजह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड बाय सेकंड। अब इस न्यूमिनेटर वाले फैक्टर को इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा किलोग्राम मीटर, और ये क्या आएगा जी? किलोग्राम मीटर एक सेकंड। आप इसको इधर ही रहने दें, ठीक है जी। किलोग्राम मीटर इधर सेकंड, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी, तो ये क्या आएगा? बल्कि आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करें इधर, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको यही रहने दें किलोग्राम मीटर, और उधर ये सेकंड, और नीचे ये दोनों, इन दोनों को आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना जी। इसका पावर 1, इसका पावर 1, बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड, तो सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, इधर से आपके पास फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी, ये सेकंड उधर रहता है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको पता है जी, इधर मैं लिखता हूं मोमेंटम की यूनिट, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, और मल्टीप्लाई बाय उधर सेकंड रहता है। क्यों? इधर ब्रैकेट में मैं रीजन लिखता हूं। न्यूटन किस चीज के बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अचीव करने के लिए हमने क्या किया? सेकंड को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया।
डिवीजन में जो था उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये सेकंड स्क्वायर बन गया, तो ये चीज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। इसकी जगह हमने इधर न्यूटन लिखा, ठीक है जी, इसको छोड़े, न्यूटन लिखा। और आगे क्या है एस, और इधर एस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे एस, तो इसको हम लिख सकते हैं जी P इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। ये इसका क्या है, मोमेंटम का यूनिट है। आपकी मर्जी, आप ये यूनिट अप्लाई करें, यूज़ करें, या ये यूनिट यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर ये वाला यूनिट आपकी पिछली क्लासेस में इस्तेमाल होता था। अभी शायद इस क्लास में भी आपका यही किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही हो, ठीक है जी। दोनों यू कैन इंटरचेंज वन ऑफ देम, किस तरह एक से दूसरा है ये भी आपने देखा। तो मोमेंटम जो है ना, इस पर भी बात हो गई, इसकी यूनिट पर बात हो गई। मोमेंटम ज़्यादा हो तो क्या होता है, ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको स्टॉप करने के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। कोई ऑब्जेक्ट अगर वो हरकत में है तो इसकी मोमेंटम है, अगर ऑब्जेक्ट हरकत में नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम भी जीरो है। ये बात आप याद रखें। मोमेंटम हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स का कैलकुलेट करते हैं, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, उसका मोमेंटम जीरो होता है, ठीक है जी। वेलोसिटी जीरो होती है, वी जीरो होता है। वी जीरो आप कर ले तो मास जितना भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो आएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये